वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिडाल्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन या फिर सर्कुलर कॉजेशन भी जिसको हम कहते हैं। तो फिर इस थ्योरी को समझने से पहले हम समझेंगे मिडाल के मेन ऑब्जेक्शंस क्या थे क्लासिकल्स को लेके। पहला दो मेन ऑब्जेक्शन थे उनके। पहला ऑब्जेक्शन ये है कि क्लासिकल्स ये मानते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ सिस्टम हमेशा बढ़ता रहता है और इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इजीली सिस्टम पहुंच जाता है। नेचुरल टेंडेंसी होती है इक्विलिब्रियम की तरफ क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग। और मिडाल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम उनके लिए एक नेचुरल सिचुएशन है और सिस्टम हमेशा जो रीजनल इनइक्वालिटीज है वो हमेशा बढ़ती रहती है। सिस्टम डिसइक्विलिब्रियम की तरफ ही बढ़ता है, हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं बढ़ता है मिडाल के अकॉर्डिंग। और दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि क्लासिकल्स मानते थे, मतलब क्लासिकल्स ने अपनी थ्योरी में उनको लिया ही नहीं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को, और मिडाल का ये ऑब्जेक्शन था कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को कैसे भूल गए, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। तो अब देखते हैं हम कि कैसे मिडाल का क्या मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट मिडाल का ये है कि जो एरियाज हैं जो कि डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, वो और ज़्यादा स्पीड से डेवलप होते जाएंगे। जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएसए है, तो और ज़्यादा स्पीड से डेवलप होती जाएगी। और कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मान लो पाकिस्तान है, तो वो और ज़्यादा पिछड़ता जाएगा। ये मिडाल की थ्योरी है, ऐसा होता है। अब क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे उन्होंने दो इफेक्ट्स दिए और काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया जो कि हम अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक आइडिया देता हूँ मैं आपको कि सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन क्या है। बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं दे रहा आपको। मान लो एक सिस्टम है, ए पॉइंट पे है वो, तो किसी इम्पल्स की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर वो सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया तो फिर वो सिस्टम इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई एरिया ग्रो होने लग गया तो वो ग्रो ही होता जाएगा, वो पीछे नहीं हटेगा फिर। और कोई एरिया पिछड़ गया एक बार तो पिछड़ता ही जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर। ये है क्यूमुलेटिव, सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन, जो कि टर्म मिडाल ने ही दी है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, जो एरिया बढ़ रहा है, जो एरिया ग्रो कर रहा है वो ग्रो ही होता जा रहा है, और जो एरिया अंडर डेवलप्ड एरिया है वो अंडर और ज़्यादा पिछड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है। उसके पीछे उन्होंने दो इफेक्ट दिए, एक दिया बैकवॉश इफेक्ट और एक दिया स्प्रेड इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल लेकर दिल्ली का, दिल्ली एरिया, ठीक है। और दिल्ली के पास में एक छोटा सा सिटी है, शायद सिटी कहेंगे उसको, सोनीपत, ठीक है। अब ये एग्जांपल है तो इसको आप थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल उस तरीके से लेना। तो यहाँ पे पहले बैकवॉश इफेक्ट देखते हैं कि बैकवॉश इफेक्ट कैसे काम करता है। जो बैकवॉश इफेक्ट क्या कहता है कि मतलब कि जो एरिया एक्सपेंड हो रहे हैं और रिलेवेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन एरिया आउटसाइड दैट एरिया, समझे। मतलब कि यहाँ पे जो दिल्ली का एक्सपेंशन होगा उससे जो एडवर्स इफेक्ट होंगे दिल्ली के एक्सपेंशन के आउटसाइड के जो एरियाज है उनमें, जैसे सोनीपत पे, तो वो बैकवॉश इफेक्ट है। अब कैसे एडवर्स इफेक्ट कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो सोनीपत का कोई यूथ है, 23 ईयर्स का है, काफ़ी क्वालिफाइड है, काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है और काफ़ी स्किल्ड भी है, तो फिर वो क्या सोचेगा, वो सोनीपत में रहेगा कि दिल्ली की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली वो दिल्ली की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहाँ पे बेटर उसको सैलरी मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जल्दी जल्दी कंपनी स्विच कर सकता है। तो सोनीपत से यूथ यानी कि लेबर दिल्ली की तरफ मूव कर गया और दिल्ली और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यह है पहला रीज़न, लेबर का मूवमेंट। ये बैकवॉश इफेक्ट हो गया, सोनीपत का नुकसान हो गया, दिल्ली का फायदा हो गया। दिल्ली के एक्सपेंशन की वजह से सोनीपत का नुकसान हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कैपिटल। कैपिटल भी वही यहीं जाएगी, क्यों जाएगी कैपिटल यहाँ, ऑब्वियस बात है। कैपिटल इसलिए वहाँ पे जाएगी क्योंकि कैपिटल वहाँ पे इसलिए जाएगी क्योंकि जैसे ही मतलब वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रॉफिट है, वहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, इस वजह से कैपिटल वहीं जाना चाहेगी। बहुत इजी है वहाँ पे कैपिटल के लिए प्रॉफिट कमाना। तो दोनों चीज़ें, लेबर, कैपिटल, सब चीज़ें उधर की तरफ जाएंगी और उस एरिया में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगी, सब चीज़ें होगी और उस वजह से वो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता रहेगा और जो सोनीपत है वो पिछड़ता जाएगा। तो ये तो हो गए बैकवॉश इफेक्ट्स, इस वजह से दिल्ली ग्रो हो रहा है और सोनीपत पिछड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ फ़ायदा सोनीपत को नहीं होगा, दिल्ली की ग्रोथ से होगा। वो फ़ायदा जो होगा उसे हम कहते हैं स्प्रेड इफेक्ट्स, जो फ़ायदा सोनीपत को होगा दिल्ली की ग्रोथ से, ठीक है।
तो स्प्रेड इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्प्रेड इफेक्ट की डेफिनेशन में आपको पढ़ के बताता हूँ एक बार। द स्प्रेड इफेक्ट्स रेफर टू सर्टेन सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशनरी मोमेंटम फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन टू अदर रीजन्स। एक और बार बताता हूँ आपको। द स्प्रेड इफेक्ट्स रेफर टू सर्टेन सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशनरी मोमेंटम फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन टू अदर रीजन्स। अभी अब थोड़ी भारी डेफिनेशन लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन है इस केस में दिल्ली, उससे जो एक्सपेंशनरी मोमेंटम दूसरे सेंटर दूसरे एरियाज को मिलेगा वो है स्प्रेड इफेक्ट्स। मतलब जो फायदा दूसरे एरियाज को होगा दिल्ली के डेवलपमेंट का, ठीक है, जो एक्सपेंशन हो रहा है जिस एरिया का उसके डेवलपमेंट का क्या फायदा होगा भैया? यहाँ की यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करेगा सोनीपत यहाँ से दिल्ली को रॉ मटेरियल, क्योंकि भैया दिल्ली में इंडस्ट्रीज है, उनको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, ये सोनीपत सप्लाई करेगा और बदले में सोनीपत को मिलेगी इनकम। और यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं सोनीपत की, उनको भी एक तरीके से बूस्ट मिलेगा। दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं, जो वो मतलब जो सोनीपत से जो लोग मूव हो चुके हैं वो भी वहाँ पे जाएंगे तो वो भी कुछ खरीदेंगे। आसपास के लोग निकलेंगे तो वो भी खरीदेंगे, दिल्ली की तरफ जाते हुए लोग भी खरीदेंगे कुछ ना कुछ सोनीपत से, तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से फायदा तो है सोनीपत का थोड़ा सा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सोनीपत का फायदा बहुत कम है। यहाँ पे अगर मान लो लेबर गए 200, ये एग्जाम्पल है ऑब्वियसली, और ये 10 करोड़ कैपिटल गया यहाँ से सोनीपत से दिल्ली की तरफ, तो बदले में क्या आया? थोड़ी सी इनकम आ जाएगी। मान लो यहाँ पे इनकम आ गई 50 लाख की। अब सोनीपत के तो 10 करोड़ गए भाई और 200 लेबर भी गया, बदले में क्या मिला? 50 लाख रुपए। सोनीपत का इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ ना। यही मिडाल का मेन पॉइंट है। मिडाल का ये पॉइंट है कि रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। क्यों बढ़ती जाएंगी? क्योंकि जो स्प्रेड इफेक्ट्स है वो कमजोर होंगे बैकवॉश इफेक्ट से, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होंगे बैकवॉश इफेक्ट्स, और वीक होंगे स्प्रेड इफेक्ट्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ये है मिडाल की थ्योरी। स्प्रेड इफेक्ट्स बैकवॉश इफेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बैकवॉश इफेक्ट्स और वीक स्प्रेड इफेक्ट्स की वजह से रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं, और जो एरिया जो डेवलप्ड है वो और ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, और जो एरिया अंडर डेवलप्ड है वो और ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है, उससे नुकसान होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इसका रीज़न क्या दिया उन्होंने। इसमें उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने पहली चीज़ तो डिसिक्विलिब्रियम बोली थी कि डिसिक्विलिब्रियम की तरफ सिस्टम जाता है। ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं है सिस्टम में, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि उनका क्लासिकल्स का ऑब्जेक्ट है। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएगा? कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये है कल्प्रिट। कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना जो, इसकी वजह से क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है, ये तो इस पे ही काम करता है। तो प्रॉफिट मोटिव की वजह से क्या होगा? जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, कैपिटल को रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, तो उस एरिया में ये सब चीज़ें मूव होंगी। तो इसलिए दिल्ली में सब मूव होंगे और दिल्ली में ही एक्सपेंशन होता रहेगा, और सोनीपत पिछड़ जाएगा प्रॉफिट मोटिव की वजह से, कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से। तो ये एक प्रोसेस चलता रहेगा कि दिल्ली धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, तो डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन से इनकम फिर से ज़्यादा होगी, फिर और कैपिटल और एरिया से आएगी, फिर वो वापस से वो कैपिटल लगेगी, फिर और ज़्यादा डिमांड होगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सब चीज़ आपस में एक सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशन प्रोसेस चलता रहेगा, जिससे दिल्ली और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, बड़ा ही होता जाएगा दिल्ली। और आप देखेंगे तो 10 साल में देख भी सकते हैं पिछली 10 साल में दिल्ली में कितना ग्रोथ हुआ है, क्या उसमें क्या उनकी जीडीपी वैसे दिल्ली के लिए यूज़ नहीं करना, लेकिन जीडीपी दिल्ली के लिए कितनी बड़ी है। यूजुअली हम नेशनल के लेवल पे यूज़ करते हैं, दिल्ली की जीडीपी कितनी बड़ी है, ये सब आप गूगल करके देखना कितना बड़ा है दिल्ली बेसिकली, ठीक है। और दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि तो नेशनल लेवल पे हो गया, चलो नेशनल लेवल पे इस वजह से हो रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा? इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑब्वियसली ये चीज़ काम करेगी। इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई कंट्री है, मान लो इंडिया का ही ले लेते हैं हम एग्जांपल, इंडिया है और यूएसए है,
तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, तो यूएसए डेवलप्ड होने की वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे जो मतलब अपने हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन ज़्यादा अच्छा है, सब चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से वो अपने आप और ज़्यादा ग्रो करती रहती है। और जो इंडिया है थोड़ी सी पुअर है, तो पुअर होने की वजह से और ज़्यादा पीछे रह जाती है, उसको दिक्कत आती है। जो पॉवर्टी है वही कॉज बन जाता है अंडर डेवलपमेंट का, पॉवर्टी का कॉज बन जाता है, जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में हमने पढ़ा था। तो इंडिया का आप देख भी सकते हैं, इंडिया कितनी सब्सिडीज देती है गरीब लोगों के लिए, और कितना जो गवर्नमेंट का पैसा हो इन सब चीज़ों में लग जाता है। तो इंडिया को ग्रो करने में जिस रेट से इंडिया ग्रो कर सकता है उस रेट से नहीं कर पा रहा है। लेकिन मिड डाल का तो ये कहना है, मिड डाल का थोड़ा अनरियलिस्टिक है, लेकिन उनका ये कहना है कि इंडिया और ज़्यादा पिछड़ता जाएगा और यूएसए और ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही है। अब ऐसा क्यों होगा, उसमें एक तो रीज़न ये मैंने आपको दे दिया कि जो डेवलप्ड रीजन है उसमें रिसोर्सेज अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, सब मतलब पूरा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इसमें पॉवर्टी होती है, इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। एक तो रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि जो वहाँ की इंडस्ट्रीज है, यहाँ की इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बेस को अपना यूज़ करके चीपर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, चीपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो कि ऑब्वियसली अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ चुका है, तो ये इंडिया में भी आएंगे प्रोडक्ट्स। तो ये इंडिया के जो मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनसे compete करेंगे, उनको प्राइस इतनी कम रखेंगे कि वो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, एक्चुअल बात नहीं कर रहे, कोई केस स्टडी नहीं है, ठीक है। दो कंट्रीज का एग्जांपल लिया, एक को हमने डेवलप्ड माना है, एक को अंडर डेवलप्ड माना है, बल्कि हालांकि इंडिया अंडर डेवलपिंग है, ठीक है। तो चीपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वजह से यहाँ पे जो है ये चीपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आएंगे और ये यहाँ के नुकसान करेंगे, यहाँ के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको हार्म करेंगे, और ये एक बैकवॉश इफेक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो। और यहाँ पे इनको तो फायदा हो ही रहा है, इनके तो स्प्रेड इफेक्ट हो ही रहा है, इनके स्ट्रॉन्ग स्प्रेड इफेक्ट है, ठीक है, उस वजह से फायदा हो रहा है। इंडिया को मिल रहा है थोड़ा फायदा कि चीपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, लेकिन उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म भी हो रहा है। और साथ में क्या है, जो कैपिटल है, कैपिटल को के से हम डिनोट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूजुअली, तो कैपिटल इंडिया से मूव होगी यूएसए में। जो भी इंडिया के बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, वो चाहेंगे कि हम यूएसए में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यूएसए में ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न, यूएसए तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ का मार्केट ऑलरेडी मैच्योर है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इंडिया पिछड़ जाएगा, फिर से इंडिया को नुकसान हो जाएगा, और फिर से इंडिया कम्पीट नहीं कर पाएगा यूएस से। तो फिर यही चीज़ है कि वहाँ पे इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उन सब चीज़ों की वजह से ये होता है। और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो होंगे प्राइमरी एक्सपोर्ट्स, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनकी इनलास्टिक होती है डिमांड, ठीक है। प्राइस में जितना चेंज होता है उतना डिमांड में नहीं होता, अनरेस्पॉन्सिव डिमांड होती है एक तरीके से। तो उसमें अगर प्राइस फॉल होती है तो इतना फायदा नहीं ले सकता इंडिया उस चीज़ का, क्योंकि इनलास्टिक डिमांड है, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या प्राइस है। और इनको तो फायदा ही फायदा है चीपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो ये सब चीज़ों की वजह से फाइनली इंडिया और यूएसए आगे बढ़ता जाएगा और इंडिया पिछड़ता जाएगा। ये मिडाल का थ्योरी है, ऑब्वियसली रियलिटी है नहीं, इंडिया अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर थोड़ा ब्राइट ही लग रहा है, ठीक है। तो ये है मिडाल की थ्योरी। मिडाल ने हमें ये बताया कि रीजनल इनइक्वालिटीज हमेशा बढ़ती जाती हैं स्ट्रॉन्ग इस बैकवॉश इफेक्ट्स की वजह से और वीक स्प्रेड इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है। और यही उनका मेन पॉइंट था। तो होपफुली मैं थोड़ा क्लैरिटी दे पाया हूँ आपको इस टॉपिक पे। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।